हेलो स्टूडेंट्स आज हम रिसर्च मैथोलॉजी में परिकला परिकल्पनाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है। परिकल्पना के लिए अंग्रेजी में हाइपोथेसिस शब्द है और हाइपोथेसिस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और थीसिस। हाइपो का अर्थ संभावित है। हाइपो का मतलब क्या है? संभावित। हाइपो का मतलब क्या है? संभावित है। ठीक। हिंदी में परिकल्पना का अर्थ है किसी परिस्थिति और थीसिस का अर्थ है कथन। तो इस प्रकार हाइपोथेसिस का अर्थ है संभावित कथन। हिंदी में परिकल्पना का अर्थ है किसी परिस्थिति के विषय में विशेष ढंग से किया गया अनुमान, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष ढंग से लगाया गया अनुमान क्या है? हाइपोथेसिस। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो संभावित उत्तर है, जैसे कि कहने का मतलब है हमारा कि हाइपोथेसिस हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने कोई समस्या आती है, उसको समस्या के जो अनुमानित उत्तर होता है उसे ही हम हाइपोथेसिस की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार परिकल्पना एक ऐसा कथन है इस प्रकार परिकल्पना एक ऐसा कथन है जिसकी परख अपनी हो, जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता है। परिकल्पना वे पूर्व कथन है जो सत्य सिद्ध किए जा सकते हैं, साथ ही उसकी सत्यता के विषय में शक भी होता है और वे असत्य भी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि परिकल्पना अनुमानित उत्तर है और अनुमानित उत्तर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। प्रोफेसर डी.के. पांडे के अनुसार परिकल्पना मूलतः एक प्रकार के अनुमानित मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक चरों के मध्य संभावित निरूपित किए जाते हैं। क्लियर? लेकिन वह साधारण कोटि का अनुमान नहीं है जिसे यूं ही उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निपटा दिया जाए। इसके विपरीत ये एक बुद्धिपूर्णता ढंग से निरूपित ऐसा प्रखर अनुमान या अंदाजा है जिसे समस्यात्मक परिस्थितियों पर विचार करते समय चिंतनशील मानसिक विकसित करता है। कहने का तात्पर्य है कि ये कोई साधारण अनुमान नहीं है कि जो मतलब हम इस तरीके से ही कर लेते हैं कि ऐसा होगा। हम इसे तार्किक रूप से सोचकर इसका अनुमान लगाते हैं, ऐसा भी हो सकता है अथवा ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये मात्र कल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत कल्पना है जिसमें लॉजिक तार्किक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके निरूपण में इंद्र अनुभवित या प्रक्षेपित तत्वों के प्रमुख आधार माना जाता है, यानी कि जो हमारी इंद्र जनित अनुभव हैं या जो ऑब्जर्व अनुभव हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। जब ये व्यक्ति की कल्पना मात्र ही नहीं आधारित है तो अटपटा या अधकच्चा अनुमान कहा जा सकता है। इस दृष्टि से एक कपोल ही जो है परिकल्पना कहलाती है। क्लियर? अब परिकल्पना की परिभाषा देख लेते हैं। कार्लिंगर जो हैं उन्होंने बताया परिकल्पना दो या दो
दो परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। ठीक, मैकडूगन ने बताया है परिकल्पना दो या दो से अधिक कार्यक्रम संबंधों का परीक्षण योग कथन है। टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। और वारेन स्टैक्स के अनुसार परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान होता है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है। क्लियर। परिकल्पना की विशेषताएं। परिकल्पना की विशेषताएं के बारे में बात करें तो परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों को प्रकट करती है। परिकल्पना सिद्धांतों से जुड़ी होने के कारण अमूर्त होती है। परिकल्पना केवल विचार ही नहीं अपितु इसका शाब्दिक स्वरूप भी होता है जिसकी परिणामों से पुष्टि की जाती है। परिकल्पना में क्रियात्मक पक्ष निहित होते हैं जिसका अनुबंध में नियोजित किया जाता है। परिकल्पना की संरचना में मूलतः तथ्यात्मक एवं संप्रदायिक दोनों ही पक्ष होते हैं। परिकल्पना में जो मूलतः जो तत्व होते हैं वो संप्रत्यात्मक और तथ्यात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। परिकल्पना के निर्माण में पूर्व निरूपित सिद्धांत या पूर्व संपन्न अनुसंधान द्वारा प्राप्त साक्ष्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि पहले कोई अनुसंधान या रिसर्च की गई हो या पहले कोई सिद्धांत हो, उनके आधार पर भी परिकल्पना का जो होता है निर्माण उनके योगदान से ही होता है। परिकल्पना भविष्य की ओर संकेत करती है, अतीत से इसका संबंध नहीं है। यानी कि परिकल्पना जो होती है भविष्य से संबंधित होती है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं परिकल्पना की कार्य के बारे में। तो परिकल्पना के जो कार्य हैं वो क्या है? दिशा प्रदान करना। भाई जैसे हमारे सामने कोई समस्या है उसकी दिशा कौन प्रदान करता है? परिकल्पना। ठीक। तो परिकल्पना अनुसंधान कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसंधान कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करनी है और कैसे करनी है। कार्य की दिशा और मार्ग स्पष्ट हो जाने से लक्ष्य पहुंचना सरल हो जाता है। यानी कि हाइपोथेसिस क्या है? दिशा प्रदान करती है, एक रूपरेखा तैयार करती है कि हमें पहले डाटा कलेक्शन करना है, फिर डाटा का जो है विश्लेषण करना है, विश्लेषण की यह विधि होगी और उसके बाद हमें उसका संश्लेषण करना है, उसके बाद हमें उसकी रिपोर्ट प्रदर्शन करनी है, जो आंकड़े का निष्कर्ष निकले उसके आधार पर हमें ये निष्कर्ष करना है और उसे व्यवहार में इस तरीके से लाना है। तो ये परिकल्पना जो होती है वह हमारे लिए क्या करती है? दिशा प्रदान करती है। क्लियर। विशिष्ट रूप प्रदान करना। परिकल्पना अनुसंधान कार्य को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। परिकल्पना जो है विशिष्ट रूप प्रदान करती है। इसमें समस्या का निश्चित क्षेत्र स्थिर हो जाता है और अनुसंधान कार्य विशिष्ट हो जाता है। यानी विशिष्ट रूप प्रदान करती है। हाइपोथेसिस यही नहीं है, जब हमने इसका अर्थ पढ़ाया था तो ये नहीं है कि हमने अनुमानित उत्तर कल्पना कर ली। कल्पना नहीं, कल्पना को एक तार्किक रूप प्रदान करना ही परिकल्पना है। कल्पना तो हम ये कर सकते हैं कि भगवान हमारे सामने, हम एक आवाज़ देंगे तो आ जाएंगे। तो जो भगवान को हम आवाज़ दे रहे हैं ये तो केवल कल्पना हो गई। अब हम किस तरीके से आवाज़ दें कि हमारी ईश्वर सुन ले, तो वो जो है वो परिकल्पना है। ठीक। मुख्य तथ्यों के चयन में सहायता। हम इससे क्या होता है? मुख्य तथ्यों, जो तत्व होते हैं वो फैक्टर होते हैं, उनमें जो होता है इसका चयन करने में सहायता होती है। परिकल्पना अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य में आवश्यकता प्रदत्त एवं तथ्यों के चयन में सहायता प्रदान करती है। इसमें अनुसंधान अनावश्यक तथ्य संग्रहित नहीं करने पड़ते, जिससे उसका कार्य सरल एवं सुगम हो जाता है।
ठीक। पुनः परीक्षण को संभव बनाना, परिकल्पना के बारे के रहते हुए पुनः परीक्षण एवं निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पुनः परीक्षण एवं इसका जो संबंध है उसे कर सकते हैं। क्लियर। निष्कर्ष निरूपण में सहायता, परिकल्पना अनुसंधान को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचाने में सहायता करती है। अनुसंधान उद्देश्य तथा क्रिया में निश्चित रहता है और उचित मार्ग पर चलकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। उसके बाद आ जाता है अनुसंधान कार्य हेतु प्रेरणा। भाई जब हम परिकल्पना करने जाते हैं तो उसकी क्या हो जाता है, हमें अनुसंधान के कार्य के लिए वो प्रेरणा प्रदान करता है। नवीन अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन देना, परिकल्पना नवीन अनुसंधान कार्यों के लिए नवीन अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रेरणा प्रदान करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इससे क्या होता है, नवीन अनुसंधान करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो अब इसके हमने कार्य के बारे में जाना, इसके जो कार्य थे, इसके मुख्य 6 कार्य थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।